नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज के मॉडल पे हम बात करने वाले बैलेंस शीट के ऊपर में। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होता है, उसको आप कैसे रीड कर सकते हो और रीड करने के बाद में ये कैसे पता लगा सकते हो कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना चाहिए। ये सारा कुछ आपको डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। लेके चलते मैं आपको बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट में हम क्या क्या सीखने वाले, सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट को कैसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं। उसके बाद हम देखने वाले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखने वाले कौन सी वेबसाइट आप यूज कर सकते हो जो आपको अच्छे से रिसर्च करके आपको बता पाए। तो गाइस, मैं आपको लेके चलता हूँ अब बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट के जाने के पहले हम गूगल में जाएंगे और मनी कंट्रोल सर्च करेंगे। अब जैसे आप मनी कंट्रोल सर्च करोगे तो आपके सामने में इस तरह की जो पहली लिंक मिलेंगी वो पहली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुलना शुरू हो जाएगा। अब इस तरह का जब डैशबोर्ड खुलेगा आपके सामने तो आपको देखना है कि जो भी कंपनी के बारे में आपको बैलेंस शीट पता करना है, जो भी कंपनी का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाके वो कंपनी का नाम सर्च कर लेना है। अब मान लीजिए हम लोग लेते हैं रिलायंस कंपनी, रिलायंस इसका हम लोग बैलेंस शीट निकालते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ रिलायंस की तरफ में। अब जैसे रिलायंस का हम बैलेंस शीट निकालेंगे तो आपके सामने में इस तरह का डैशबोर्ड खुलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसकी करंट शेयर प्राइस क्या चल रही है। उसके बाद में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा कि 1899 करंट प्राइस चल रही है, फिर प्रीवियस क्लोज कितने में, ओपन प्राइस कितना था, बीट प्राइस क्या है, ऑफर प्राइस क्या है, यह सब कुछ आपको इसके अंदर में देखने मिलेगा। अब हमको क्या करना है, हमको जब बैलेंस शीट इसका रीड करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्लिक करना है। अब जैसे आप फाइनेंशियल्स में क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड खुलना शुरू हो जाएगा। अब इस तरीके जब डैशबोर्ड खुलेगा तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको बैलेंस शीट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने में इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा और आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है और उसके बाद में अब जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड लिखा हुआ दिख रहा है। स्टैंड अलोन क्या होता है? स्टैंड जनरली वो कंपनी होती है जो खुद ओन ऑपरेट होती है, जो खुद ही एक सिंगल कंपनी है और वही ऑपरेट हो रही है। और कंसोलिडेटेड का मतलब कि उस कंपनी के अंदर में ऐसे 5 या 10 या 15 कंपनी आते हैं जो खुद उसके नीचे में काम करते रहते हैं, खुद के नीचे में ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। तो ऐसे आपको समझ में आया कि स्टैंड और कंसोलिडेटेड क्या होता है। अब जैसे आप बैलेंस शीट खोलोगे तो आप यहाँ पर देखने मिलेगा आपको बैलेंस शीट फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ पर सबको आपको CR से वैल्यू देखने मिलेंगी और उसके बाद में जैसे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का आपको दिखेगा, फिर शेयर होल्डिंग फंड्स देखने मिलेगा और आपको यहाँ पर लास्ट फीवर का डाटा देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पर मार्च 16 का देख रहा है, मार्च 17, मार्च 18, मार्च 19 और मार्च 20 का हर फाइनेंशियल ईयर का आपको डाटा देखने मिलेगा यहाँ पे। अब जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल एक अपने इक्विटी शेयर का प्राइस होता है जो जनरली क्या जाता है कि एक सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे देखने मिल रहा हूँ 3240, फिर 3251 और फिर इसके बाद में 6000 बढ़ गया। तो ये जो 6000 बढ़ रहा है इसका मतलब आपके लिए बुरा संकेत है। इसका मतलब आपको समझना है कि मार्केट में यह डाउन ट्रेंड दिखाने वाला है या मार्केट में कुछ टाइम के लिए या कम से कम रहना चाहिए या फिर इसके इक्वल रहना चाहिए, इक्वल चलना चाहिए, तो यह मार्केट में आपको अच्छा संकेत देता है। अगर बढ़ रहा है इकट्ठे तो मार्केट में आपको बुरा संकेत देने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी इक्वल चल रहा है तो अब मार्केट में है तो आपको थोड़ी अच्छी दशा दिखा रहा है। अब उसके बाद में बात आती है गाइस टोटल शेयर कैपिटल प्राइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल शेयर कैपिटल प्राइस कितना है। फिर उसके बाद में जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट। अब रिजर्व और सरप्लस अमाउंट आपको देखने मिल रहा है बहुत लार्ज अमाउंट में दिख रहा है, 4,18,244 करोड़ रुपीज में। तो ये रिजर्व और सरप्लस अमाउंट होता क्या है? मान लो कोई कंपनी को इमरजेंसी फंड की जरूरत है। मान लीजिए अभी जैसे आपने देखा होगा कोविड की सिचुएशन चल रही है। अब क्या हो रहा है कि जो कंपनी में जो वर्कर लोग है, जो एम्प्लॉइज लोग है, वो जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो क्या करती है जो कंपनी, जो ऐसा एक फंड रखती है, ऐसा एक रिजर्व अमाउंट रखती है, एक सरप्लस अमाउंट रखती है जो कंपनी इमरजेंसी के टाइम में यूज कर सकती है। उसे कंपनी इमरजेंसी के टाइम में यूज करती है, उसे कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट। उसके बाद में आपको यहाँ देखने मिल रहा है रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट कितना है, 4,24,583 करोड़ रुपीज। उसके बाद में आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज देखने मिलती है। अब लाइबिलिटीज में यहाँ पे आपको नॉन करंट और एक करंट लाइबिलिटीज देखने मिल रही है। तो अब नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है क्या? नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है,
उसने जो डेब्ट ली है, जो उधार ली है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसे वो 10 साल या 15 साल या 20 साल के अंदर में चुकाने वाली है, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसे कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। जनरली नॉन करंट लाइबिलिटी कम से कम होना चाहिए या तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है अगर कंपनी में अगर ज्यादा कर्ज रहेगा तो कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगी, ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाएंगी। तो आपको यह देखना होगा कि कंपनी में जो लाइबिलिटीज है वो कम से कम रहे। और उसके बाद में आती है करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब कंपनी ने ऐसी चीज उधार ली, इतने पैसे उधार लिए जो उसको शॉर्ट टर्म में चुकाने हैं। हो सकता है वह 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, वह 10 दिन के अंदर भी हो सकता है, या 2 महीने या 6 महीने के लिए हो सकता है। कंपनी को कुछ इमरजेंसी के लिए फंड की जरूरत पड़ी थी, इसलिए कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया। तो ये भी कम से कम ही रहना चाहिए। तो आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा कि जो करंट लाइबिलिटीज है वो कितना 3,10,183 करोड़ रुपीज। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने मिलता है एसिड्स। अब एसिड में भी 2 टाइप होते हैं, एक करंट एसिड होता है और एक होता है फिक्स एसिड होता है। अब नॉन करंट एसिड्स होता क्या है? नॉन करंट एसिड तो आपको पता है जो कंपनी लॉन्ग टर्म में यूज कर रही है, जैसे कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट से या ऐसा कोई ऑफिस लिया है या ऐसे कोई इंडस्ट्रीज ली है, ऐसा जो कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो मतलब कंपनी की एसेट है। ये तो आपको उतना जानने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि एसेट है इसका मतलब कंपनी का ये प्रॉफिट ही है। तो आप प्रॉफिट के बारे में उतना जानोगे भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यह नॉन करंट एसेट है। उसके बाद में आपको फिक्स एसेट देखने मिल रहा है। फिक्स एसेट मतलब कि कंपनी के ऑपरेशन कहाँ से सर्च होते हैं, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी के ब्रांचेस क्या है, कंपनी के सेक्टर में काम कर रही है वहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, मतलब इस टाइप की जो भी है, कंपनी ने किसी को लोन तो नहीं दी है, इस टाइप का आपको जो भी है वो आपको इसके अंदर में देखने मिलेगा करंट फिक्स एसेट के अंदर में। अब उसके बाद आता है इस करंट एसेट। करंट एसेट तो आपको पता ही है कि जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबल है, इसके बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि एसेट्स का पार्ट है। एसेट्स का मतलब होता है कि प्रॉफिट। अगर कंपनी के पास में प्रॉफिट के लिए कोई चीज़ है या प्रॉफिटेबल कोई चीज़ है तो कंपनी के ग्रोथ फायदे के लिए है। तो आपको समझ में आ ही रहूँगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नीचे में फिर ये इंपोर्ट वैल्यू दिया हुआ है। इंपोर्ट वैल्यू जनरली ये सब अपने उत्ते कोई काम का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिया है एक्सपेंडिचर इन फॉरेन एक्सचेंज। जैसे एक्सपेंडिचर आपको दिया है कि फॉरेन करेंसी में आपका कितना एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उसके बाद में क्या क्या एक्सपेंडिचर लगते हैं वहाँ पे। उसके बाद में आपको दिया है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे अर्निंग दिखा है, वहाँ पे कितना वहाँ से ट्रेड होता है, कितना एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बोनस डिटेल देखने मिल रहा है, वहाँ की कंपनी के बोनसेस क्या है, कैसे एक्सपांड कर रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट देखने मिलता है कि वहाँ कंपनी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कहाँ ये करके रखा है, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिलता है बैलेंस शीट के अंदर में। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता क्या है? अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है कि अब जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपनी के वो प्रॉफिट एंड लॉस के एसेट और लाइबिलिटीज को दर्शाती है। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे तो आपके सामने इस तरह का डाटा देखने मिलेगा। अब यहाँ पे आपको फिर से देखने मिल रहा है कि लास्ट 5 ईयर का डाटा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू देखने मिलेगा कि जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो कंपनी ग्रो कर रही है, जो कंपनी वर्क कर रही है, उसका रेवेन्यू कितना है। तो आपको यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू देखने मिल जाएगा कि 3,65,202 करोड़ रुपीस यहाँ आपको देखने मिल रहा है। उसके बाद में आपको नेट रेवेन्यू देखने मिल रहा है कि नेट रेवेन्यू कितना है, 3,35,978 करोड़ रुपीस। उसके बाद में आपको यहाँ टोटल ऑपरेशन रेवेन्यू देखने मिल रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे टोटल इनकम एंड टोटल रेवेन्यू आपको देखने मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू कितनी है यहाँ पे 3,50,519 करोड़ रुपीस आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और उसके बाद में गाइस अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी की ग्रो हो रही है, कंपनी एक्सपांड हो रही है, तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। तो सीधी बात है, अगर जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो अब आपको यह देखना है कि कंपनी के एक्सपेंसेस क्या है। तो कंपनी के एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतने का पड़ रहा है 2,37,342 करोड़ रुपीस का। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑपरेशन एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने मिल रही है। उसके बाद में आपको यहाँ पे चौक इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। उसके बाद में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपांशन देखने मिल रहा है। इस टाइप के आपको एक्सपेंसेस आपको टोटल देखने मिल रही है। आप टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना दिख रहा है 3,05,958 करोड़ रुपीस। अब गाइस आपको एक चीज समझना होगा, जो एक्सपेंसेस है वो 1:1 के रेशियो में चलना चाहिए। अब मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है, उसमें आप 1 रुपये लगाया है। अगर आप उसे एक्सपांड करने के लिए मार्केट से अगर 1 ही रुपये ले रहे हैं तो आप उसे अच्छे से एक्सपांड कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। बट अगर आपने 1 रुपये की कंपनी स्टार्ट की है और मार्केट से आप 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये उधार ले रहे हैं, इसका मतलब कंपनी ज्यादा दिन तक ग्रो नहीं करने वाली, ज्यादा परफॉर्म नहीं करने वाली है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो जल्दी डूबने वाली है। तो आपको यह समझना होगा कि जो कंपनी का जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है वो 1:1 के रेशियो में रहना चाहिए या उससे कम रहना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा हो रहा है तो आपको यह समझना होगा कि कंपनी ज्यादा दिन तक एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो इसमें आप तुरंत इन्वेस्ट मत करिए। तो ये आपको देखना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है
फिर आपको यहाँ पे टैक्सेस वगैरह दिख रहे हैं कि करंट टैक्सेस कितने हैं। फिर उसके बाद में आपको रेफरल सेक्टर्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में यह जो पार्ट है यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टैक्सेस का। तो अब आपको यहाँ पर डिविडेंड वगैरह दिख रहे हैं, डिविडेंड परसेंटेज में देखने मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं गाइस, अब हमने बात कर ली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। अब हम बात करने वाले कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। अब कैश फ्लो कैसे देखेंगे हम लोग, अब चलते फिर से यहाँ पे। अब कैश फ्लो के डाटा में हम जब क्लिक करेंगे जो कैश फ्लो के स्टेटमेंट में, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखाएगा कि जो कंपनी ऑपरेशन एक्टिविटी है वो कितना है, वो है 98,074 करोड़ रुपए की। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कितनी है। फिर उसके बाद में आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज देखने मिल रही है। फिर यहाँ पे अदर्स देखने मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पे नेट कैश फ्लो में आपको यह पता रखना है कि जो नेट कैश फ्लो है ये हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये ज़्यादा ही बढ़ रहा है या कम भी हो रहा है तो इसका मतलब ये आपके लिए कुछ तो भी लॉसेबल है, मतलब ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अब मान लीजिए कंपनी के 2 साल में कुछ तो भी ऐसी हरकत हुई होंगी जिस कारण ये माइनस में चले गया है, बट यह हमेशा एक मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपको यह समझना है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अगर यह कम है या एक लेवल पे चल रहा है तो आपके लिए सही माना जाता है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपके लिए सही माना जाता है। अगर वो ज़्यादा ही बढ़ रही है और कम भी हो रही है तो आपके लिए वो परफेक्ट नहीं माना जाता। अब गाइस उसके बाद में बात आती है रेशियो एनालिसिस के बारे में। अब रेशियो एनालिसिस मतलब ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर प्राइस होता है, उसका रेशियो कितना चल रहा है 63.49%। उसके बाद में बुक वैल्यूज आपको देखने मिल रही है। उसके बाद में डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी पर शेयर में, डिविडेंड दे रही है यहाँ पे 6.50 रुपीज़ का। उसके बाद में फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू आपको यहाँ 10 देखने मिल रही है। जनरली फेस वैल्यू कम से कम रहना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया या 5, 6 यानी 6 तक रेयर है। जैसे फेस वैल्यू यहाँ पे 10 देखने मिल रही है, इसका मतलब कंपनी में कुछ एक्सपांशन है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई होंगी जिसके कारण या ऐसा कुछ ग्रो हो रहा होगा जिसके कारण उसे फेस वैल्यू को अपने को बढ़ाना पड़ा। तो आपको यहाँ पे फेस वैल्यू कम से कम देखना शुरू करना पड़ेगा। आपको कम से कम फेस वैल्यू रहा तो आपके लिए अच्छा रेशो कहा जाता है। अब उसके बाद में बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होता क्या है, अब आपको लेके चलता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। अब मान लीजिए कंपनी ने, अब जो कंपनी के जो प्रमोटर के पास में कितने परसेंट का स्टेक्स है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 50% का स्टेक्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास में, जो फाउंडर्स रहते हैं, एमडीस रहते हैं, सीईओस रहते हैं, जो कंपनी के जो मेन ओनर्स रहते हैं उनके पास में 50% का प्लस का स्टेक्स है। उसके बाद में जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है उनके पास में 25% का स्टेक्स है। उसके बाद में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर लोग हैं उनके पास में, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास में 16% का स्टेक्स है। उसके बाद में जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास में 6.14% का स्टेक है। उसके बाद में जो म्यूचुअल फंड्स है उसके बाद में 5.21% का स्टेक्स है। फिर जो अदर डोमेस्टिक्स लोग हैं, अदर डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास में 4.74% का स्टेक्स है। तो इस तरीके का रेशो आपको देखने मिलता है। और आपको यहाँ पे यह भी देखने मिल जाता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी की कौन सी कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एसबीआई का जो ईटीएफ निफ्टी 50 फंड है उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। उसके बाद में एसबीआई का जो ईटीएफ सेंसेक्स फंड है उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। फिर यहाँ कोटक का स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। फिर यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है आईसीआईसी का प्रूडेंशियल बैलेंस शीट एडवांटेज फंड्स है उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे फिर आईसीआईसी का फिर से ब्लू चिप फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब मैं गाइस आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिससे आप अच्छे से डाटा रीड कर सकते हैं और उस पर जाके आप उसके एनालिसिस से आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा मार्केट मोजो के बारे में। मार्केट मोजो होता क्या है, अब मार्केट मोजो, अब जैसी मार्केट मोजो आते हैं आप पहली वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप मार्केट मोजो क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुलना शुरू हो जाएगा। अब जनरली मैंने तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लिया है, बट अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको 1 साल के लिए फ्री दिया जाता है। अब मार्केट मोजो में जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। अब जैसे आप रिकॉर्ड्स में क्लिक करोगे तो आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े ब्रोकर है यहाँ अपने आप फाइनेंशियल रिपोर्ट डालते हैं या हर कंपनी के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट डालते हैं, व्यू रिपोर्ट डालते हैं कि वो कैसी रहेंगी, कब बाय करना चाहिए आपको, कितने का आपको वहाँ पे पैटर्न बनाना चाहिए, और सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलता है। और प्रॉफिट बुक करके आपको निकलना चाहिए। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज देखने मिल रहा है, कोटक सिक्योरिटीज देखने मिल रहा है, फिर जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आपको सब तरीके का आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो गाइस मान लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई कंपनी सर्च कर लेते हैं, जैसे हम एसबीआई सर्च कर लेते हैं। एसबीआई हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप एसबीआई में आपको जाने के बाद में यहाँ पे एक कंपनी में क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे कंपनी में क्लिक करोगे
तो आपके लिए एसबीआई कंपनी के बारे में सारे व्यू रिपोर्ट देखने मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा, ये एसबीआई कंपनी है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे करंट प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है उन लोग ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या डाला है, कि मतलब जियोटेक फाइनेंशियल सर्विस ने डाला है कि इतने अपने को बाय करना चाहिए और इतने का प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे उनका व्यू रिपोर्ट्स रहता है कि कितने में क्या रहता है, पूरा बैलेंस शीट दिया रहता है डिटेल में। अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे डाला है कि एसबीआई को इतना होल्ड करके रखना चाहिए 204 रुपीज़ में। उसके बाद में एक्सिस डायरेक्ट ने बताया है कि 201 रुपीज़ में बाय करना चाहिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे प्रभावदास लिल्हारदार उन्होंने बताया यहाँ पे कि 181 पे बाय करना चाहिए, 17% का रिटर्न मिलेगा आपको। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस अब जैसे मान लीजिए हमको ये कंपनी का व्यू रिपोर्ट ओपन कर ले, जैसे हम लोग कर लेते हैं एक्सिस डायरेक्ट का। तो एक्सिस डायरेक्ट की व्यू रिपोर्ट में हमने क्लिक कर दिए। अब जैसे हम एक्सिस डायरेक्ट की व्यू रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड देखने मिल जाएगा कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने क्या क्या उस पर किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका मार्केट कैप कितना है, करंट मार्केट प्राइस कितना है, टारगेट कितना रहना चाहिए, इसमें कितना पोटेंशियल है। उसके बाद में अभी आपको बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाता है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा कि करंट मार्केट स्प्रेड है, उसके बारे में सारा आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखने मिल रहा है कि कितने में आपको लेना चाहिए, कितने में होल्ड करना चाहिए, कब कौन सा पैटर्न बनाना चाहिए। उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो लास्ट फ्यू ईयर्स का डाटा है आपको यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में दिखेगा। उसके बाद में आप कितने में क्या रखना चाहिए। उसके बाद में आपका ग्राफ देखने मिल रहा है कि कितना हाई बना सकता है, कितना लो बना सकता है, स्ट्राइक प्राइस रेट देखने मिल रहा है। इस टाइप से गाइस आपको आप कंपनी का आपको पूरा डेटा देखने मिलेगा, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने मिलेगा। जो बड़े बड़े रिसर्चर्स टीम है, जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हो गई या जो बड़ी बड़ी बैंकों की कंपनियां हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग हैं, वो अपना रिपोर्ट डालते हैं और रिपोर्ट को आप पढ़ के एनालाइज करके आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का आप बैलेंस शीट और फंडामेंटल एनालिसिस करके आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको यह वीडियो समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं और आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। और गाइस इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।